हेलो फ्रेंड्स, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी 0.1 में। घटना चित्र बुक से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 5 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पढ़ेंगे। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, पर उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर रिवीजन करेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर पहले थोड़ा सा ब्रिटिश पूर्व भारत की स्थिति को जानते हैं। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी और देश की 90% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती थी। यहाँ कृषि और दस्तकारी के कार्यों की प्रमुखता थी और गांव आत्मनिर्भर थे। व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। देखिए, अगर बात करें भारतीय इकोनॉमिकल कंडीशन की, तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी? तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन की 2 खासियत थी। पहला कि वो कृषि प्रधान थे और दूसरा आत्मनिर्भर थे। पहला कृषि प्रधान थे और दूसरा आत्मनिर्भर थे। भारत में ब्रिटिश आने से पूर्व की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसमें कृषि की प्रधानता थी। कृषि को विशेष रूप से प्रधानता दी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता थी आत्मनिर्भरता। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? आत्मनिर्भरता। स्थानीय स्तर पर ही सही, लेकिन इतना उत्पादन जरूर होता था कि आत्मनिर्भरता थी। भारतीय इतने आत्मनिर्भर थे कि उन्हें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। नतीजा ये था कि हमने कभी भी विदेशों में जाने का या विदेशी व्यापार हम जाकर दूसरे जगह नहीं करते थे, दूसरे ही हमारे यहाँ आते थे। और इसका कारण था कि हम कृषि प्रधान होने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा उद्योग था और भी जो रहा हो, उन सभी सेक्टरों में हमारी इतनी पहुंच थी कि हम अपने जीविकोपार्जन को बेहतर सुनिश्चित कर सकें। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। प्रथम चरण 1757 से 1813। 1757 से 1813। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। के.एम. पणिक्कर ने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज्य कहा है। इस काल में ब्रिटिश कंपनी का मूल उद्देश्य आधिकारिक धन प्राप्त करना था। देखिए, 1757 से लेकर 1813 का जो चरण रहा, ये इसका प्रथम चरण रहा और इस चरण को हम लोग लूट की संख्या दे सकते हैं। के.एम. पणिक्कर ने कहा भी है कि 1765 से जो द्वैत शासन 1772 तक चला था। याद रखिएगा कि द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चला था। इस पूरे काल को के.एम. पणिक्कर ने डाकू राज्य की संख्या दी है। और इस दौरान अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? तो इस दौरान अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई कि अधिक से अधिक जो धन है लूट करके अंग्रेजी साम्राज्य को पहुंचाया जाए, यानी कि भारत से धन की लूट को बढ़ावा दिया गया और यहाँ से धन को निष्कासित कर ब्रिटेन ले जाने में ज़्यादा जोर दिया गया। और इसी के क्रम में उन्होंने द्वैत शासन लगाया था। अच्छा, द्वैत शासन किसने लगाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और हटाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण 1813 से 1858। 1813 से 1858। दूसरा चरण जो है वो 1813 चार्टर एक्ट से लेकर के 1858, जब कंपनी का स्थायित्व समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय सत्ता को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया था और इस कारण वहाँ जो सामान निर्मित हो रहा था उसे बेचने की ज़रूरत थी। कहाँ बेचा जाए? तो वहाँ से बनाकर भारत लाया जाए और भारत में बेचा जाए और भारत से सारा धन जो है वो ब्रिटेन में ले जाया जाए। देखिए, प्रथम चरण में सारा व्यापार ब्रिटेन की ओर से कंपनी खुद करते थे, लेकिन दूसरे चरण में ना व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग उठती है। आप पढ़े होंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ये इसलिए किया गया ताकि मुक्त व्यापार किया जा सके।
जिससे ब्रिटेन के सभी कंपनियों को नागरिकों को भारत में आकर व्यापार करने का मौका मिल सके और वह भारत में व्यापार करके अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सके। देखिए, एक समय था जब भारत के कपड़े, भारत के मसाले यूरोप की शान थे और वहीं दूसरे चरण में क्या हुआ, ब्रिटेन के बने सामान भारत में ठूस दिए जाते हैं और इस काल को हम लोग दूसरे चरण में देखते हैं जिसे औद्योगिक पूंजीवाद का काल कहा जाता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था और 1833 का चार्टर एक्ट में चीन और चाय का मुद्दा भी जो है ये खत्म हो जाता है और पूर्णतः एकाधिकार समाप्त हो जाता है। तृतीय चरण 1858 से 1947, 1858 से 1947। इस काल में ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा जमा पूंजी के लिए भारत को निवेश स्थल के रूप में तैयार करना था। आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। इस क्रांति के बाद ना ब्रिटिशों में यह भावना जागृत हुई कि हमें भारत में कुछ नीतियों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, नहीं तो हमें बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। और नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को बदला और ये दिखावा किया कि वो भारत में निवेश करेंगे। उन्होंने भारत में रेल में निवेश करना शुरू किया, भारत में बैंक खोलना, भारत में चाय के बागानों को बढ़ावा देना, भारत में नील के बागानों को बढ़ावा देना। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने पूंजी निवेश करना शुरू किया, रेल में, बैंक में, बागान में। लेकिन पूंजी निवेश का उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि अपने धन को और ज़्यादा बढ़ावा देना था। चलिए अब हम लोग भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। ये भू राजस्व व्यवस्था क्या है? जब ज़मीनी स्तर पर खेती की जाती थी और किसानों से लगान लिया जाता था, उसी लगान के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई जाती थी, उसी को नाम दिया गया भू राजस्व, यानी जमीन से उपजने वाले अनाज पर लिया गया हिस्सा और उससे अपनाई गई व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा 3 व्यवस्था अपनाई गई। कितनी? तो 3 व्यवस्था अपनाई गई। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी थी वो 3 व्यवस्था। पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी बंदोबस्त और तीसरा महालवारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त अन्य नाम इस्तमरारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, जमींदारी। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी और जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। लागूकर्ता कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के लागूकर्ता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1793 में। और कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। मुख्य बिंदु, इसके अंतर्गत समुच्चे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त के लिए बहुत फेमस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त के लिए बहुत फेमस थे। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। 1786 से 1793 तक था। और 1793 में कब? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था और कब किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कब किया था? तो 1793 में किया था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था, मुख्य रूप से जो प्रारंभिक दौर में फंस गया था अंग्रेजों के चंगुल में, उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। देखिए, स्थायी बंदोबस्त को और भी नाम से जाना जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त और बिस्वेदारी। अगर आपसे क्वेश्चन में स्थायी बंदोबस्त की जगह इस्तमरारी बंदोबस्त,
मालगुजारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त पूछ दे तो आप कंफ्यूज्ड नहीं हो जाइएगा, स्थायी बंदोबस्त को ही इस नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग मुख्य बिंदु को थोड़ा सा समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त में जब जमींदार वसूली करते थे लगान, तो उस लगान का वो 10/11 भाग वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देते थे और 1/11 भाग जमींदार खुद रख लेते थे। इसे जमींदारी बंदोबस्त इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें कार्य जमींदारों को सौंपा गया था। इसमें 10/11 भाग सरकार को दे देते थे और 1/11 भाग खुद रख लेते थे। और ये पूरे भारत में जितने भाग पर ब्रिटिश का नियंत्रण था उसका 19% भाग पर ये लागू किया गया था। और बाद में इसमें एक कानून जोड़ा गया था जिसका नाम पड़ा सूर्यास्त कानून। क्या नाम पड़ा? सूर्यास्त कानून। अब ये सूर्यास्त कानून क्या था? इस कानून के अनुसार जमींदारों को लगान की राशि जमा करने के लिए एक दिन निश्चित किया जाता था और उस दिन सूर्यास्त से पहले लगान जमा करवाना होता था, अन्यथा उनकी जागीर नीलाम कर दी जाती थी। देखिए, जमींदारों को कार्य दिया जाता था कि आप इस जमीन से इतना लगान वसूल करके इस तारीख तक जमा कर देंगे। यदि उस तारीख के दिन सूर्य ढलने से पहले जमींदार वो लगान जमा नहीं करते थे तो जमींदारी व्यवस्था छीन ली जाती थी, यानी सूर्यास्त के पहले लगान जमा करना अनिवार्य था और इसका नाम सूर्यास्त कानून दे दिया गया। रैयतवारी बंदोबस्त ये किसानों से जुड़ी व्यवस्था थी। लागूकर्ता कर्नल रीड एवं मुनरो। कर्नल रीड ने 1792 में और मुनरो ने 1820 में लागू किया था। वर्ष 1792 और 1820। क्षेत्र मद्रास, असम, बम्बई। मुख्य बिंदु, इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। किसानों से सीधे लगान वसूल की जाती थी। भू राजस्व 1/2 वसूला जाता था। उपज का आधा हिस्सा कंपनी द्वारा ले लिया जाता था। देखिए, भारत के लगभग 51% भाग में यह बंदोबस्त देखा जाता था। रैयतवारी बंदोबस्त में किसानों से सीधी लगान वसूल की जाती थी, यानी कि कंपनी ने डायरेक्ट किसानों से संपर्क किया और लगान वसूली शुरू की और भू राजस्व जो वसूला जाता था वो 1/2 भाग वसूला जाता था, अर्थात उपज का आधा हिस्सा ले लिया जाता था और 51% भाग पर रैयतवारी बंदोबस्त को अपनाया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं महालवारी बंदोबस्त। देखिए, महाल का अर्थ होता है गांव। लागूकर्ता कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने 1819 में लागू किया था। कब किया था? 1819 में। वर्ष 1819। क्षेत्र पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में इसे प्रारंभ किया गया था, जिसमें पंजाब का भाग, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में महालवारी व्यवस्था अपनाई गई थी। चलिए अब हम लोग मुख्य बिंदु को देखते हैं। महालवारी बंदोबस्त में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी। प्रारंभ में भू राजस्व 2/3 रखा गया था, बाद में इसे कम करते हुए 1/2 किया गया। 30% भाग पर यह लागू किया गया था। देखिए, महालवारी बंदोबस्त में लगान गांव से वसूला जाता था। एक पूरा गांव का समूह होता था, जिस समूह को टास्क दिया जाता था कि आप पूरे गांव के उत्पादन का एक हिस्सा हमें सौंप देंगे। प्रारंभ में भू राजस्व 2/3 रखा गया था, बाद में इसे कम करते हुए 1/2 किया गया था और ये 30% भाग पर लागू किया गया था। धन का निष्कासन। धन का निष्कासन सिद्धांत, इसे ड्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब ये ड्रेन थ्योरी क्या है? ड्रेन थ्योरी भारत से बड़ी मात्रा में ब्रिटिशों द्वारा धन को अपने देश में ले जाया जाता था। पहले ब्रिटेन से लोग हमारे यहाँ आते थे, सामान खरीदते थे और सामान ले जाते थे और अपने वहाँ बेचते थे। देखिए, व्यापार का एक बहुत बड़ा रूल होता है कि पैसा का आदान प्रदान होता है। एक सामान लेता है तो दूसरे को पैसा मिलता है, फिर पैसा लेता है, फिर सामान मिलता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। लेकिन धन निष्कासन में ऐसा नहीं था। यहाँ से पैसे तो ब्रिटेन ले गए, लेकिन उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला, इसलिए हम इसे धन निष्कासन कहते हैं।
धन के निष्कासन की प्रक्रिया प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हुई। धन के निष्कासन की प्रक्रिया प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हुई। तो देखिए, धन निष्कासन प्रारंभ होता है 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ही। ब्रिटिशर्स इस दिशा में काम करने लगते हैं। 1765 से 1772 तक द्वैत शासन का काल था और इस दौर में डायरेक्टली पैसे को भारत से उठाकर ब्रिटेन भेजने की परंपरा विकसित हुई। धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में यह विचार प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में भारत की संपदा का दोहन कर रहा है। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक लेख लिखा था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जिसका नाम क्या था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसी लेख में पहली बार उन्होंने अपनी धन निष्कासन की बात को प्रस्तुत किया था, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने बताया? तो किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने बताया। और ये जो पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। और धन निष्कासन सिद्धांत ड्रीम थ्योरी, इसको सबसे पहले किसने उजागर किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और उस गणना में उन्होंने भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय को कितना बताया था? तो 1867 से 1868 के समय में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि प्रति वर्ष एक भारतीय 20 रुपये की आमदनी करता है। रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त ने, RC दत्त ने लिखी है। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की चर्चा करते हुए ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा था। कार्ल मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। क्या कहा था? ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भी धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, ये ना गृह शुल्क की बात कर रहा है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क होते थे। उसका मतलब ये होता था कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया खर्च, उसी को होम चार्जेस या गृह शुल्क बोलते थे। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ होम चार्जेस की संघटक थी? भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ होम चार्जेस की संघटक थी? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये बिल्कुल सही है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए जो पैसा जाता था वो इंडिया से ही जाता था। दूसरा ऑप्शन है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी भारतीयों के पैसे से ही दिया जाता था। तीसरा ऑप्शन है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि भारत के बाहर जो युद्ध अंग्रेज लड़ते थे उसमें जो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी वो गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द
इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग यानी जो पैसे वाले थे उनके द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? देखिए, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड नहीं हो जाइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 तक था और फिर ये 1805 में आया था और फिर ये 1805 में आया था। अब बात करते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त की। तो 1793 में कब? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग जो था वो अपने पास रखना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अभी जस्ट हमने देखा किसके प्रशासन काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? जॉन शॉ ने। किसके शासनकाल में पूछे तो वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, पर योजना किसने बनाई थी? तो जॉन शॉ ने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से आप कुछ और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाने की स्थापना करके एक दरोगा को उसका इंचार्ज बना दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो कब किया गया था? तो 1793 में किया गया था स्थायी बंदोबस्त लागू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1793। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, तो ये इसका कारण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी इसका कारण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, तो ये भी इसका कारण नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भूव्यवस्था प्रणाली लागू किया था उसके बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई थी। उसका कारण ये था कि जमींदार जो थे उनका भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था और जो लगान रहित अनुदान भूमि थे, चारागाह था, पड़ती भूमि था, ये सब निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद में बढ़ोतरी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम लागू किया गया था 1885 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1885। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बंगाल किराएदारी अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो आपको याद होगा कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से 1888, 1884 से 1888 तक। तो किसका शासनकाल था? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तो बिल्कुल भी नहीं था रैयतवारी बंदोबस्त से। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो का संबंध था रैयतवारी बंदोबस्त से। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो का संबंध था। देखिए, रैयतवारी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी और फिर टॉमस मुनरो द्वारा 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। और फिर जो है 1820 में, कब? तो 1820 में टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बना दिया जाता है और फिर टॉमस मुनरो रैयतवारी बंदोबस्त को पूरे मद्रास में लागू कर देता है। अब बात करते हैं कि ये रैयतवारी बंदोबस्त क्या था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। तो सर टॉमस मुनरो रैयतवारी बंदोबस्त से संबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो कहाँ प्रचलित था? तो ये पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत दोनों में ही प्रचलित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो अभी जस्ट हमने देखा थॉमस मुनरो 1820 में, कब? 1820 में मद्रास का गवर्नर बनकर आता है और इसको पूरे मद्रास में लागू कर देता है, रैयतवारी बंदोबस्त को पूरे मद्रास में लागू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी? रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी, तो रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की थी थॉमस मुनरो ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। कहाँ किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, उसके बाद फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में। देखिए, अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी और फिर 1820 में, कब? 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर थॉमस मुनरो जो है उसको लागू करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। रैयतवारी बंदोबस्त के तहत किसान को उनकी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे कर जो था वो सरकार को देते थे। दूसरा कथन है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद ही किया जाता था और भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था और किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए, रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैयतवारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? 1900 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1900। देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1839। और ये कंपनी 5 लाख की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और नजीरा एक जगह था असम में, वहाँ इस कंपनी का मुख्यालय था और इस कंपनी का नाम था द असम कंपनी। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और
सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। जजमानी मैच करेगा उत्तर भारत से। 12 बलूट मैच करेगा महाराष्ट्र से। मिरासी मैच करेगा कर्नाटक से और अडाडे ये मैच करेगा तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रीम थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रीम थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ये भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये ड्रीम थ्योरी को सही प्रतिपादित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी से एक चीज़ और आप याद रखिएगा, 1892 में, कब? 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संख्या दी थी और भारत में निर्धनता का मुख्य कारण भी इसी को बताया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी ये थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, आरसी दत्त ये भी थे। ये तीनों ही भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। इन तीनों के अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय ये सब भी थे, लेकिन मेनली ये तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। और अंत में ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रीम थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रीम थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के लिए ये चाहते थे कि भारत में आंग्ल सत्ता बनी रहे, तभी ये सोचते थे कि मुस्लिम समाज का विकास होगा, और ये दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। एक चीज और याद रखिएगा कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो लिबरल पार्टी के दल पे, जिसे आप उदारवादी दल कह सकते हैं, और कब जीता था? तो 1892 में जीता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी दल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ये भी सही है। देखिए, भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसी के बाद कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाता है और उसी के साथ भारत में अनुद्योगीकरण की शुरुआत होती है। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है और ये औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था और इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो क्या परिणाम था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई थी और इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी। इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता होती थी और इस प्रकार वो भारत से कच्चे माल का उत्पादन करवाते थे और भारत से वो कच्चा माल लेकर जाते थे और इस प्रकार से भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर ही रह गया। भारत में औद्योगिकरण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने लगी, उसके साथ साथ लगान की नीति भी बढ़ने लगी। अब जो किसान थे उनको राशि की आवश्यकता थी, इसलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।